तो आज की क्लास में हम लोग कुलुम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कुलुम्स लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को बताता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक चार्ज है प्लस क्यू वन ले लेते हैं इसको, और दूसरा एक चार्ज है प्लस क्यू टू, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ। अगर इसकी जगह एक हो माइनस क्यू वन और दूसरा हो माइनस क्यू टू, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन वाली फोर्स एफ और एफ। और अगर एक हो प्लस क्यू वन और दूसरा चार्ज हो माइनस क्यू टू, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमें याद होना चाहिए कि लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो कुलुम्ब ने एक फॉर्मूला दिया था, या एक लॉ हम कह सकते हैं, जो उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता था। जैसे कि अगर ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो जो फोर्स है जिसके मैग्नीट्यूड की ही हम बात कर रहे हैं, उसने कहा था इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। तो जब भी हम फॉर्मूला लगाएं फोर्स निकालने के लिए, तो ये ध्यान रखें कि हम लोगों को मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है। दूसरा उसने कहा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमको मिला फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है K, और साथ में लगा के K मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड होता है जब दोनों चार्जेस वैक्यूम में हो। ये जो K है, इस K को हम यहां पर कह देते हैं कुलुम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होगी, और इसकी यूनिट होंगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलुम टू द पावर -2। तो हम लोग अब बार बार ये मॉड लगाने की बजाय फॉर्मूला सीधा यही लिख देंगे कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पर फिर भी आप लोगों को हमेशा ये याद रहना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। जैसे अगर एक +2 हो और एक -3 हो, तो भी आप मैग्नीट्यूड में 2 और 3 ही रखें। ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब ये तो हो गया वैक्यूम के लिए। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वैक्यूम ओनली। इफ दे आर इन सम अदर मीडियम वी विल यूज अनदर फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है ना के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर ये जो K है, इस K को ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस K कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 4 पाई, और ये एक सिंबल है, देखो ये इस तरह का सिंबल है ई के जैसा, हालांकि ई नहीं है, और यहां पर 0 है। तो ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, ये सिंबल एक ग्रीक लेटर है
जिसको कहते हैं एप्सिलॉन, और यहां नीचे जो जीरो लगा है ये आ जाता है नॉट। ठीक है, तो ये सिंबल बन गया एप्सिलॉन नॉट, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट which is known as permittivity of vacuum, permittivity of vacuum। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, ये होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसकी जो यूनिट है वो होगी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 एंड मीटर टू द पावर -2। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के हिसाब से लिखा था, उसी फॉर्मूले को हम लोग अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम आगे जाकर वो फोर्स भी पढ़ेंगे कि जब दो चार्जेस किसी और मीडियम में हो तो। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्शन निकालना हो, तो डायरेक्शन निकालने का एक तो सबसे सिंपल लॉजिक यही है कि अगर चार्जेस एक जैसे साइन के हुए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ऑपोजिट साइन के हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए चार्जेस का पोजीशन वेक्टर दे रखा हो और फिर फोर्स भी हमको निकालनी हो इन केस ऑफ लाइक वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक और डेरिवेशन कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो ये इस तरीके से x y और z एक्सिस है। ठीक है, एक चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है और एक दूसरा चार्ज है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। अब इन दोनों के बीच ये जो सीधी लाइन बनेगी, ये सीधी लाइन की जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, डायरेक्शन के साथ अलग होगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हुए या दोनों ही चार्जेस नेगेटिव हुए तो फोर्स रिपल्शन वाली हो जाएगी। अगर दोनों, एक चार्ज पॉजिटिव हुआ और दूसरा चार्ज नेगेटिव हुआ तो फोर्स अट्रैक्शन वाली हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जब मैं वेक्टर में फोर्स निकालूंगा, सपोज मैं दोनों को पॉजिटिव मान लेता हूँ, उससे जो रिजल्ट आएगा ना वो तब भी वैलिड होगा जब दोनों नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे मैं Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स देख रहा हूं और ये मानते हुए कि दोनों ही पॉजिटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये आएगा। ये कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो 2 पर 1 ने लगाई, तो ये है फोर्स ऑन 2 बाय 1।
मेरे ख्याल में आप लोगों को ये नोटेशन 11th में बताया गया होगा कि जो पहले लिखा होता है उस पर फोर्स लगती है और जो बाद में लिखा होता है वो फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, तो ये F21 है। अब अगर मुझे ये जो F21 है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हो, तो इसका मैग्नीट्यूड देखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, इसका मैग्नीट्यूड होगा के, ठीक है, अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का स्क्वायर, जो कि के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के हिसाब से। अब इसका हमको चाहिए डायरेक्शन, तो यहां पर देखो जो F21 है ना, उसका डायरेक्शन इस वेक्टर की तरफ होगा, ये जो वेक्टर है। आई थिंक जो यहाँ पर डायग्राम बनाया गया उससे ये क्लियर हो रहा होगा, ग्रीन वाला वेक्टर और रेड वाला वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब ये जो वेक्टर है ये 1 से 2 वाला डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब अगर मुझे जो F21 वेक्टर लिखना है विदाउट द मैग्नीट्यूड साइन, मतलब एक्चुअल में डायरेक्शन भी बताना है, तो आएगा के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू जो यहां पर R2 माइनस R1 है उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर, तो यहां मैंने कैप लगा दिया। अच्छा, कैप लगाने का मतलब ये होता है कि हम इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब कि जो F21 होगा ये होगा के Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 की पावर 3। ये आ गया देखो वेक्टर वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ना याद करना बहुत ही आसान है। देखो के, अच्छा यहाँ Q1 और Q2 को ना उनके साइन के साथ रखना, तो मैं यहाँ लिख देता हूं इन दिस फॉर्मूला। जो पिछला फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड का, उसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना था, लेकिन ये जो वेक्टर वाला फॉर्मूला है ना, इसमें साइन रखना है। इन दिस फॉर्मूला Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड विथ साइन। ठीक है, ये F21 आया। अगर मुझे मान लीजिए F12 निकालना हो, F12, F12 का मतलब होगा वो फोर्स जो 1 पे लगी और 2 ने लगाई, तो ये आएगा के Q1 Q2। बस सिर्फ आपको अब क्या करना है, R2 माइनस R1 की जगह R1 माइनस R2 कर देना है और अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 टू द पावर 3। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको ये F21 और F12 निकालने का तरीका समझ में आने लगा होगा। ठीक है ना, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म वाला। इसके बाद क्या होता है, कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि कुलुम्स लॉ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड होते हैं। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि पॉइंट्स रिलेटेड टू कुलुम्स लॉ, पॉइंट्स रिलेटेड टू कुलुम्स लॉ। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है,
it forms an action reaction pair. एक्शन रिएक्शन पेयर, जैसे कि हमने अभी देखा 1 ने 2 पर एक फोर्स लगाई और बदले में 2 ने 1 पर एक फोर्स लगाई, तो जो फोर्स 1 पर 2 ने लगाई और जो फोर्स 2 पर 1 ने लगाई, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसी तरह से हम दूसरा ये कह सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव होने का मतलब ये है कि राउंड ट्रिप में इसका वर्क डन 0 है। कई लोग कंजर्वेटिव को ये भी कह देते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ये भी ठीक है। कंजर्वेटिव होने से एक ये भी फायदा होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब भी डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। ये सब चीजें हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। तीसरा कि ये जो कुलम्स लॉ हमने लिखा था, मैंने आपको कहा था कि ये कुलम्स लॉ सिर्फ वैक्यूम के लिए है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, इन सम अदर मीडियम, किसी और मीडियम में जो फोर्स होगी, इसको मैं एफ एम लिख दूं, किसी और मीडियम में, तो ये होगी 1/4 पाई एप्साइलन, और यहाँ पे जीरो मत लगाना, ठीक है, क्योंकि जीरो का मतलब होता है वैक्यूम। तो ये कोई और मीडियम है, तो 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर जो एप्साइलन है ये डिनोट करता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी को डिनोट करता है, ठीक है। हर मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है, जैसे कि मैंने आपको वैक्यूम की परमिटिविटी की वैल्यू तो लिखवा रखी है। अब मान लीजिए कोई दो चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R के बराबर है। तो जब ये दोनों वैक्यूम में होंगे तो इनके बीच की फोर्स को अगर मैं FV लिख दूं तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर यही दो चार्जेस किसी और मीडियम में, यानी इन अनदर मीडियम, तो किसी और मीडियम में जिसकी परमिटिविटी सपोज एप्सिलॉन है, जो फोर्स होगी जिसको कि हम एफ एम लिख सकते हैं, ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, सपोज मैं एफ वी अपॉन एफ एम कर दूं, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो Q1 Q2 और Q1 Q2 कट जाएगा, R स्क्वायर और R स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये जो होता है ना, इसको कहा जाता है, दो नाम है। एक नाम तो इसका है, ये जो रेशियो है
एक नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज्यादा कॉमन नेम नहीं है, लेकिन इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। और जो सबसे ज्यादा कॉमन नेम है इसका, ये जो रेशियो है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका सिंबल है के। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चाहे रिलेटिव परमिटिविटी हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होते हैं। और एक और बात की, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, इसकी वैल्यू मटेरियल्स जो भी होते हैं उनके लिए 1 से बड़ी होती है। ठीक है, के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। और जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, मेटल्स के लिए इस के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, ये हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब देखेंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन मेटल्स के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, तो हम इस लॉजिक से लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब मीडियम में जो फोर्स है वो होगी 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह मैंने क्या लिख दिया, के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो मीडियम में फोर्स है वो है जो भी वैक्यूम में फोर्स है डिवाइड बाय के। अब चूंकि के 1 से बड़ा है, इसलिए दो चार्जेस के बीच वैक्यूम में जो फोर्स होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और जो दूसरे मीडियम होते हैं उनमें फोर्स सबसे कम होती है। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक प्रोटॉन है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इनके बीच का डिस्टेंस 1.6 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं उसको 100 से डिवाइड कर दूं तो ये मीटर में आ जाएगा, है ना। वी हैव टू टेक इन एसआई यूनिट्स ओनली। तो उन्होंने पूछा है कि मैग्नीट्यूड बताओ और नेचर बताओ। तो नेचर तो अट्रैक्टिव हो गया, मैग्नीट्यूड हम देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो अब वैक्यूम में रखें तो के Q1 Q2/r² लगा सकते हैं। के कितना, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 भी यही है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय R²। R कितना है, 1.6/100। तो 1.6/100 इंटू 1.6/100 ये हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। मेरे ख्याल में देखो, ये 1.6 और 1.6 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये तो काफी आसान हो गया। यह है देखो 9 इंटू 10⁻9 माइनस 19, ये तो -10 हो गया। अब -10 और -19 कितना हुआ, -29। -29 हुआ, और ये जो 4 जीरो ऊपर गए तो -25। ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फोर्स आई वो आई 9 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन्स। तो ये हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर
of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 newtons. What is the distance between the two spheres? ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर एक पे चार्ज दे रखा है 0.4, दूसरे पे दे रखा है माइनस 0.8 और जो फोर्स है वो है 0.2, तो हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं k q1 q2 by r स्क्वायर। ठीक है, फोर्स है 0.2, k कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q1 कितना हो गया 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, q2 माइनस में है लेकिन मैंने आपको बताया है कि हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं इनको हटा देते हैं, यहाँ पे 100 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मंजा यूजा, तो ये आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टू जा 16, 16 इंटू 9 हो गया 144 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 6 होता है 3, 3 माइनस 6 होता है माइनस 3 और एक 10 और है तो ये आ गया माइनस 4। तो आर की वैल्यू आ गई 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स, यानी कि ये आ गया 12 सेंटीमीटर्स। ये है अगला सवाल, इसमें लिखा हुआ है टू प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन इन वैक्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। जैसे दो प्रोटॉन्स हैं जो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, दोनों प्रोटॉन्स का चार्ज हमको पता है, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम, इसका भी और इसका भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम, और जो मास होता है पहले का भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg और दूसरे का भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो अब इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फोर्स हुई वो तो होगी K, Q1 और Q2 यानी E का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूं कि E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 लेते हैं हम लोग, है ना। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो होगी G, दोनों का मास सेम है तो m इंटू एम लिख लेते हैं, m स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो जो रेशियो आया F इलेक्ट्रिक अपॉन F ग्रेविटेशनल वो आया K E स्क्वायर अपॉन G M स्क्वायर। तो K की वैल्यू आई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, E है 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 हो गया, और G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और M जो हमने 1.6 लिया है तो 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 54 हो गया। तो 1.6 का स्क्वायर और 1.6 का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा 9 अपॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर 9 है माइनस 38 है प्लस 54 है और प्लस 11 है, तो ये आ गया 9 अपॉन 6.67 अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 1.2 के आसपास आ जाएगा, और 10 टू द पावर, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर 11 और 9 तो 20 हो गया, 20 और 54 हो गया 74, 74 में से अगर 38 माइनस कर दें, 74 में से अगर 38 माइनस कर दें,
ये हुआ 6 6 36 आ रहा है, ठीक है ना। तो 36, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली जो रेशियो है वो 10 टू द पावर 36 है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग कुलम्ब्स लॉ के ऊपर ही और ज्यादा डिस्कशन करेंगे और एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस।